अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मॉर्निंग स्पॉट में आज आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज हमारी जो को होस्ट हैं, थोड़ी सी एक इमरजेंसी है, तबीयत की नासाजी है जिसकी वजह से आने से कासिर रही। बहरहाल कोई बात नहीं, आप लोगों का जो देरीना इंतजार होता है उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। आज आप इंतजार कर रहे होंगे कि किस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि कल हमने वादा किया था कि आपसे रिलेटेड वो टॉपिक होगा जिससे आपको फायदा होगा। वो तमाम चीजें वैसी उसी प्लान के हिसाब से चलेंगे। और आज हमारे पास जिस गेस्ट की आमद होने वाली है ना, यकीन करें अभी तो आपने स्टार्ट लिया है, अभी आपने हमारे साथ रहना है, कहीं चैनल चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर आज चैनल चेंज हो गया तो वो जो आपको सारी सीख मिलने वाली है, इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आप मिलने वाली हैं। आज जितनी आंटियां खवातीन बैठी हुई हैं, माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा देखती हैं, व्यूअरशिप उनकी है, वो आज सुकून से बैठें। पहले तो मुल्क भर की खबरें बताएंगे, उसके बाद दुनिया भर में जाएंगे, और फिर उसके बाद जो अगला घंटा होता है उसके अंदर आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकती हैं, अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकती हैं, अपनी नेल्स का ये जो इसकी शाइन होती है ये कैसे बरकरार रख सकती हैं, तमाम चीज़ें। और एंटी एजिंग, यानी कि हर शख्स को चाहिए कि जब वो मिड 40s में पहुंच जाता है तो उसको फिर एंटी एजिंग का एक शौक चढ़ता है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये बड़ा महंगा प्रोसेस है, बड़ा पैसा लगता है इसके अंदर। कोई पैसा नहीं लगना है। आज हम आपको बताएंगे कि ज़रा सी सीख और ज़रा सी केयर के साथ आप दोबारा से जवान दिख सकते हैं, और चेहरे के ऊपर जो ग्लो होता है वो भी बरकरार रखा जा सकता है। बहरहाल अच्छी बात का सिलसिला आज अफशीन नहीं है, तो आज मैं इसको लेकर चलता हूँ। और अच्छी बात यह है कि आज एक हुआ इत्तेफाक, और मुझे आने में हो गई थोड़ी सी देर, जिसके ऊपर आज मुझे कहा गया कि आज आपकी सैलरी कटेगी। लेकिन जब मैंने उनको ये अच्छी बात बताई तो उन्होंने कहा अब आपको सैलरी डबल मिलेगी। ऐसी कौन सी अच्छी बात है? आज जो आने में देर हुई तो क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो थी ना। तो अब पूछने में उन्होंने जब सवाल किया मुझसे, मेरी मैनेजमेंट ने, तो मैंने कहा सब खैरियत थी। हुआ कुछ यूँ कि हमारे पड़ोस के अंदर एक बुजुर्ग अंकल वो रहते हैं, सलाम दुआ करते हैं, दुआएं देते हैं जब भी उनके पास से गुजरो। तो उनकी तबीयत ज़रा सी ख़राब हो गई थी। अब जब सबको पता चला तो उन्हें अस्पताल ले गए भाई, और एडमिट करवाना पड़ा। क्योंकि ऑब्वियसली जब लेके गए तो इमरजेंसी के अंदर एडमिट हुए, फौरी ट्रीटमेंट मिल गई। तो शुक्र है कि उनकी सेहत को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात पता है क्या है? जो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बुजुर्ग लोग रहते होंगे, आप यकीनी तौर पर आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि ऐसे ओल्ड जो सिटीजन्स हैं या फिर ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं, वो कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार होते हैं। इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग थे जिनको हम हॉस्पिटल लेकर गए, तो वो बेचारे अकेले हैं, उनके दोनों बेटे मुल्क से बाहर हैं। अब हुआ क्या कि उनका ख्याल रखने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पर मौजूद। बुढ़ापे में औलाद की दूरी सबसे बड़ा गम होता है। अब वो अंकल यहाँ पर अकेले तो हैं, तो हम जब लेकर गए हमें बहुत सारी दुआएं मिली। और मोहल्ले वालों की अगर मैं बात करूं तो सभी उनका बेहद ख्याल रखते हैं, हमेशा पूछते हैं कि आपको किसी काम की ज़रूरत तो नहीं है, कोई काम हो, कोई तबीयत ख़राब हो जाए। तो दुआएं भी बहुत बटोरते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वाकई बुज़ुर्ग जो होते हैं वो एक नेमत होते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो हमेशा आपने देखा होगा कि घरों में इन्हीं के दम से ना सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, सबसे ज़्यादा एक चाशनी होती है, और सबसे ज़्यादा ख्याल भी यही रखते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं ना, हमारे माशरे का वो असासा होते हैं जिनकी मौजूदगी में बरकत भी होती है, दुआएं भी होती हैं, और वो खामोश साया जो हर वक्त हमारे सरों पर होता है। आपने देखा होगा, आप ये एक्सपीरियंस करते रहे होंगे। इस वक्त आप अपने आपसे रिलेट करें कि आपके घरों के अंदर जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े भी होते हैं। आपको जेनजी को आजकल बुरा तो लगता है, लेकिन हमेशा दुआएं देते हैं। अगर आप परेशान हो या वालिदैन से आपकी पिटाई हो रही हो ना, तो दादा दादी नाना नानी सबसे पहले एक जुमला जरूर कहते हैं, अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को। तो वो जो एक जुमला होता है ना, वो आपको एक अपनायत का एहसास देता है, वो आपको एक अपनापन, एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी देता है कि अरे कोई तो है, दादी तो है, दादा तो है। अगर मेरी पिटाई हो रही होगी, अगर मेरी सुनवाई हो रही होगी, सबसे पहले दादा बोलेंगे क्या मसला है भाई, बच्चे को छोड़ दो, अभी नहीं डांटो। तो उनकी दुआएं जो होती हैं ना, किसी खजाने से कम नहीं होती हैं। कभी कभार सिर्फ उनके करीब बैठ जाना भी, उन्हें सुन लेना भी, और खामोशी से उनके साथ कुछ लम्हे गुजार लेना भी बहुत काफ़ी होता है। हम अक्सर कहते हैं कि भाई आप बहुत बोलते हैं, हम कहते हैं ना बड़े बूढ़ों को कि भाई ये बैठ जाओ इनके पास, से बहुत बोलते हैं। बोलते नहीं हैं, वो सुनाते हैं, वो किस्से सुनाते हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं जो आपने नहीं सुनी होती आज की जनरेशन ने। तो उनके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके पास सुनने के लिए टाइम है? जब ये नहीं होंगे तो सुनाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे लम्हात हमें ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर अपना बताऊं तो मेरे जो दादा हैं वो माशाल्लाह से हयात हैं, दादी हैं वो भी हयात हैं, और दोनों ही अब सेंचुरी के करीब हैं। एक 96 के हैं और एक 90 ईयर्स की जो है वो हो चुकी हैं दादी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं उनसे सीखता हूँ? मैं आपको बड़ी मज़े का होता हूँ कि बहुत सारे ऐसे किस्से जो क़याम पाकिस्तान से पहले के हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम किस्से सुनते हैं। वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी से हासिल किया है ना, तो वो मुझे मिलता है। और फिर मेरी शख्सियत के अंदर मैंने देखा कि एक पुख्तगी आने लगी, एक निखार आने लगा सिर्फ उनके वाक़यात को सुनकर। वो ठहराव आया 1947 से पहले की वो कहानियाँ सुनाते हैं और फिर 47 का नक्शा खींचते हुए पाकिस्तान। अभी 14 अगस्त गुजरी है, तो 14 अगस्त को प्रैक्टिस होती है दादा मोहतरम की कि वो सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारी पैदाइश ऐसे हुई, हम यहाँ से चले, ये हुआ, ये कुछ हुआ, और फिर 47 के अंदर हम पाकिस्तान के इस हिस्से में आए और यहाँ पर जाकर हमने ये नौकरी ली और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने और फिर जिस तरह से इदारों के साथ काम किया। पूरी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जो है ना वो कहानी सुनने को हर साल मिलती है। अब हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द ये जो कीमती सरमाया मौजूद है, तो कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका ख्याल रखा जाए और ये दौलत समेट ली जाए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नहीं होंगे तो फिर आपको ये याद आएंगे। और मुझे तो खैर नहीं अंदाज़ा कि आज इस उम्र के हिस्से में हूँ, दादा दादी को अल्लाह ताला सलामत रखे, कि इनकी कहानियाँ सुनता हूँ। और सबसे बड़ी मज़े की बात पता है क्या होती है? आपको चाचा चाची, ताया ताई, फुप्पो, कोई भी शख्स कितनी भी ईदी दे दे, आपको एक खुशी तो होती है, लेकिन वो दबा हुआ, मुड़ा हुआ, चुड़ा हुआ एक नोट जो होता है, पुराना सा नोट होता है गला हुआ, वो जब आपके लिए निकाल के दादा दादी, नाना नानी आपको देते हैं ना, और आपको पता है कि इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको पता है कि इनके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो घर में जो वालिद साहब आपके उनको देते हैं, वो उसमें से बचा के रखते हैं सिर्फ आपके लिए। और ईद वाले दिन वो आपको जो ईदी देते हैं ना, मैं यकीन करें बड़ी फ़ख्र से कहता हूँ कि वो जो नोट होता है वो कितने रुपए का भी नोट हो, लेकिन वो मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा करीब होता है। आप ज़रा फील करें, ज़रा इस एहसास को एक सांस लेके अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें कि ये जो नेमतें हैं ना, ये जो लोग हैं, ये आपसे मोहब्बत जिस तरह से करते हैं ना, वो ये देखते हैं कि हमारे खून का खून, सोचिएगा जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचें, हमारे खून का खून, तो वो एकदम से फिर तो दोबारा से बच्चे बन जाते हैं। दोबारा से उन्हें वो एहसास होता है कि ये मेरे लखते जिगर का टुकड़ा है। तो उस एहसास को आप शायद अभी इस उम्र में फील नहीं कर सकते, जो वो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो वो आपसे प्यार करते हैं। जब वो आपको देखते हैं ना, तो वो आपकी शक्लों में ना अपनी जवानी, अपना बचपना ढूंढते हैं, आपकी शक्लों में वो अपनी औलाद का बचपना ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे बुजुर्गों से, चाहे किसी के घर में भी आप ये बुजुर्ग हों, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए और इनसे इतनी मोहब्बत करनी चाहिए। मैंने तो बहुत से ऐसे लोग भी देखे जो इतनी मोहब्बत करते हैं अपने बुजुर्गों से, वो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दादा दादी जो होते हैं ना, नाना नानी, अक्सर मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे ज़्यादातर लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जो नवासियाँ होती हैं, जो पोतियाँ होती हैं, उनका एक अलग रिश्ता होता है। इस वक्त मुझे जो बैठकर ख़ास तौर पर व्यूअरशिप जो है वो ख़वातीन की ज़्यादा है ना, तो ज़रा आप लोगों से मैं ज़रा बराह रास्त बात करता हूँ। ज़रा इमेजिन करें, आप भी किसी की बेटी हैं, लेकिन आपके अगर दादा दादी, नाना या नानी जिंदा है, तो ज़रा इमेजिन करें, मैच करने की कोशिश करें कि आपका उनके साथ रिश्ता कैसा है और आप उनसे किस लैंग्वेज में, किस लहजे में, क्या हंसी मजाक और किस कदर आप उनसे गुफ्तगू करती हैं मोहब्बत के साथ, और उनका रिस्पांस क्या होता है। मतलब ना उनके मुंह में दांत होते हैं, ना उनके सर पे बाल होते हैं, उनके चेहरे पर इस कदर ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों से उलझी हुई झुर्रियाँ होती हैं, वो कांपते हाँपते हाथ होते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें जब आपको देखती हैं ना, तो उनकी आंखों में एक रोशनी सी आ जाती है, वो चमक, वो रोशनी कि आज आप महसूस कर रहे हैं। अगर महसूस कर रहे हैं तो अपने बड़ों का ख्याल रखें। अगर आप महसूस कर रहे हैं मेरी बात को, तो आप अपने बड़ों को वक्त देना शुरू कर दें। ज़िंदगी के अंदर, पूरे दिन के अंदर कोई एक ऐसा हिस्सा ज़रूर निकालें जिसमें सिर्फ उनसे बैठ के बात करें, उनसे किस्से सुने, उनसे कहानियाँ सुने। जब वो सुनाना शुरू करते हैं तो उनकी बीमारियां खुद ब खुद कम होती जाती हैं, उनकी परेशानियां, उनकी चीज़ें हमेशा कम होती चली जाती हैं। तो आज आपने ये करना है,
इस प्रोग्राम को जो है वो सुनने के बाद आज से ज़रा लगें, देखें कि कितना आपको मिलता है, वो सारे ख़जाने मिल जाएंगे जो आपको दुनिया नहीं देगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ टॉप स्टोरीज को शामिल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है दुनिया भी देख रही है, और दुनिया इस वक्त मदद के लिए आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस आ चुके हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आ चुके हैं। बहरहाल इस पर बात करते हैं कि ठीक है, चलिए जी टॉप स्टोरीज तो साथ साथ चलेंगे, लेकिन जैसे पाकिस्तान की मैंने बात की तो जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हवाई दौरा कर रहे हैं, फ़ज़ाई दौरा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर हैं, और सैलाब ज़दा जो इलाके हैं उनमें इस वक्त ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। ज़रा से पहले लाइव मनाजिर देखते हैं, फिर ज़रा इन खबरों को भी शामिल कर लेते हैं। नवाज को मजमूई सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर भी तफसीली ब्रीफ किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक। मरियम से सवाल से तफसीलात जानते हैं। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पंजाब को जो सूरत हाल है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। आप देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर है गालिबन कोबरा हेलीकॉप्टर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसके अंदर जो इदारे हैं, जो यूनिफॉर्म्स हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, या जो पाक फ़ौज के ठीक है NDMA चेयरमैन इस वक्त मौजूद हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड हैं इनाम साहब वो मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के साथ, ये दोनों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ये इस वक्त मनाजिर हैं कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, हम आपको पिछले एक हफ्ते से अपडेट कर रहे हैं NTN न्यूज़ के ऊपर। सुबह सवेरे जब खिड़की खुलती है और पहला शो ऑन एयर होता है, उसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा होता है कि किन इलाकों के अंदर कहाँ कहाँ सैलाब आ चुका है और किन इलाकों से इस सैलाब का गुजर होना है। मैंने पहली पेशगोई की थी कि KPK से आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद पंजाब के कुछ इलाके हैं, नशेबी और फराजी जो इलाके हैं उसमें से ये गुजरता हुआ तबाही मचाता हुआ कल हमने देखा कि गुजरांवाला की अगर बात कर लें, भावलपुर की बात करें या दीगर और इलाकों की बात करें, वहाँ पर एक अंधी मच गई थी। पानी ने जिस तरह से तबाही मचाई है, अब वो पानी रुकेगा नहीं। इस पानी ने समंदर तक तो जाना है ना। तो पहले ही मैंने कहा था कि अब ये सिंध का रुख करेगा, और सिंध के अंदर एक ही दरिया है, दरिया सिंध। ये दरिया सिंध के जो मुल्का इलाके हैं ना, जो गाँव हैं, जो देहात हैं, जो शहर हैं, ये वहाँ पर भी खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार सूरत हाल की कैफियत इख्तियार कर सकता है। इसके साथ साथ ये फिर जब बहर अरब के अंदर जाके गिरेगा तो कराची भी एक ऐसा जोन आता है, केटी बंदर की बात कर लें या कच्छ रीजन की बात कर लें, वहाँ से भी टच होता हुआ कराची की तरफ भी आ सकता है। टॉप स्टोरीज को जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया था, वज़ीर आज़म भी उन इलाकों के अंदर हैं, और दरिया रावी हो, चनाब हो, सतलज हो, इसमें शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस तबाही मच चुकी है। सबसे पहले जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये कोशिश करूँगा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो लोग जो इस वक्त परेशानियों में, मुश्किलात का शिकार है ना, उनका कोई ना कोई सहारा बन जाए। हुकूमत अपने सतह पर काम कर रही है, जो सियासी जमातें वो अपनी सतह पर काम कर रही हैं, जो NGOs हैं जिसकी बात हमने कुछ दिनों में की है गुज़िश्ता, वो अपने लेवल के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि घर तबाह हो चुके हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी हैं, सड़कें तो सिर्फ सड़कें। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो ब्रिजेस हैं, जो कंक्रीट के ब्रिजेस थे, जो लोहे के ब्रिजेस बने हुए थे, वो भी मैं समझता हूं कि उनकी भी चीथड़े उड़ चुके हैं। और पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है, बहाव इतना तेज़ है, लेवल इतना रिजन हो चुका है कि वो अपनी जगह पर टिक नहीं सकें। दरिया की अगर बात करें ना, तो सड़कों पर आ चुके हैं इस वक्त, बस्तियां डूब चुकी हैं। पंजाब की अगर मैं सिर्फ आपको हालत बताऊं तो सैलाब से 7 अफराद इस वक्त अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जाबाक हो चुके हैं। कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर के मुताबिक उनके जो ऑफिशियल नंबर्स हैं गुजरात के अंदर, 3, सियालकोट में 2, नारोवाल और गुजरांवाला में 2-2 अफराद भी जाबाक हो चुके हैं। जबकि लेट्स टॉक अबाउट ओनली सियालकोट के इलाके संबड़ियाल में सैलाब के बाइस 3 अफराद लापता भी हैं। और सियालकोट की जो सूरत हाल है आप सोशल मीडिया पर तो देख रहे होंगे, लेकिन साथ साथ इस मॉर्निंग शो के अंदर आप पिछले एक हफ्ते से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या हालत है। बल्कि हमारी ही खबर चलने के बाद हमारे जो नुमाइंदगान पानी में डूब डूब कर जाकर वहाँ पर लोगों की निशानदेही करें कि यहाँ भी कम्युनिटी है, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं। बाकायदा इंतज़ामिया हरकत में आई और इंतज़ामिया ने हरकत में आने के बाद रेस्क्यू का काम भी किया।
थैंक्स टू रेस्क्यू 1112 जो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त काम कर रही है, थैंक्स टू NDMA PDMA जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुसलसल बारिशों के बाइस भारत की जानिब से भी एक मैं समझता हूँ कि भारत की जानिब से बुज़दिलाना तरीन हमला ही है कि आपने जंग हार ली है, आप हार चुके हैं जंग के अंदर, आप बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब आपको कहीं ना कहीं तो खार निकालनी है, कहीं ना कहीं तो ये भड़ास निकालनी है, अपनी आवाम को भी बताना है, इलेक्शन भी करीब है। तो भारत की जानिब से जो पानी छोड़ने के बाद पंजाब के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हुआ है, ये भारत की एक बुज़दिली है कि जहाँ पर भी ये मानसून का मौसम आता है, जहाँ पर ये ग्लेशियर्स पिघलने की बारी आती है, भारत सारे पानी का रुख जो है ना पाकिस्तान की तरफ कर देता है। उसको पता होता है कि इनकी फसल तबाह हो जाएगी, उनके घरों के पानी घुस जाएगा और इनको सुकून मिल जाएगा भारत को। बहरहाल इस पर ज़रा सा बात करेंगे, ये भी एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स को और हायर ऑफिशल्स को लेकर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। अब ये पानी की जो बात है ना, बड़े जो दरिया हैं, भारत ने पानी छोड़ दिया, अब हमारे जो दरिया हैं पंजाब यानी कि 5 जो दरिया हैं उसमें मुसलसल लेवल में इजाफा हो रहा है। पानी की जो सतह है वो इस वक्त हिफाजती सतह से भी उबूर कर चुकी है। दरिया चनाब की बात करें, दरिया सतलज की बात करें, दरिया रावी की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पानी की सतह बुलंद होकर ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है और ख़तरनाक हद से करीब नहीं बल्कि उसको भी उबूर कर चुकी है, जिसका आप फुटेजेस के अंदर अंदाज़ा लगाएं। ये फ़्लो देखें, ये बारिश का फ़्लो नहीं है, ये दरियाओं के बहाव हैं। ये दरिया के अंदर वो जो तुग़यानी की कैफियत होती है ना, वो आ चुकी है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे KPK के अंदर, पूरे गिलगित के अंदर। लेकिन अगर इंटरनेशनल सतह पर बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए भी एक हंगामी ऐलान किया गया है मदद का। और पाकिस्तान में जो मानसून, हमेशा इस प्रोग्राम से आप इस बात को विटनेस करें और आप लोग विटनेस हैं इस चीज़ के कि हम हमेशा महकमा मौसमियात को लेते रहे, इस मॉर्निंग शो के अंदर हम हमेशा NDMA PDMA को लेते रहे, हम हमेशा ये बात करते रहे। और मेरा एक ही सवाल होता था, वो सवाल आज मैं रिपीट कर देता हूँ जो आपको याद हो चुका होगा। मैं हमेशा हर शख्सियत से एक सवाल करता था कि क्या मानसून स्टेरॉइड्स पर होंगे या नहीं। हर शख्स ये कहता था कि मानसून विल बी ऑन स्टेरॉइड्स। इसका मतलब ये होता है कि मानसून बहुत तादाद के अंदर बड़ी तगड़े जो है वो ये मौसम लेकर आएंगे, बड़े स्पेल्स लेकर आएंगे, बड़े हैवी स्पेल्स आएंगे। जो कि एक स्पेल आपने कराची में भी 19 तारीख को देखा कि जो हुकूमतें, सड़कें, मोहल्ले, इलाके, नाले कोई बर्दाश्त नहीं कर सका। इनसे 10 गुना ज़्यादा हैवी स्पेल KPK में, पंजाब में, गिलगित में जो है वो होते रहे तवातुर के साथ, तसलसल के साथ। तो उसका ये खमियाजा है, ये जो पानी का फ़्लो देख रहे हैं, अल्लाह ताला खैर से रखे उन लोगों को जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब सैलाब के नतीजे के अंदर जो मुतासिर अफराद हैं उनकी फौरी मदद के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है, तो 6 लाख अमरीकी डॉलर जो कि करीबन कुछ बनते हैं 6 3 18, तकरीबन कोई 18 करोड़ रुपए बनते हैं तकरीबन जो इनके लिए मदद के लिए जारी किए गए हैं। और ये ऐलान जो है वो UN सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके तर्जुमान ने न्यूयॉर्क के अंदर साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए किया। थैंक यू सो वेरी मच यूनाइटेड नेशंस का जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं। तर्जुमान के मुताबिक क्या कहना था वो भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान he's talking only about for last 10 days शदीद बारिश और सैलाब के बाइस 400 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 190 से ज़ायद अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया, इलाज मुआवजा उनका चल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा ज़ाहिर किया साथ साथ कि तकरीबन 20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और उन्हें पनागाहों, तिब्बी इमदाद और नकद मुआवनत की इंतहाई अशद ज़रूरत है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक आदत है, उसके कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, इंटरनेशनल लॉ की बात करें या फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात करें, वो तमाम इदारे बने हुए, ये मॉनिटर करते हैं। इनका इदारा हमेशा चेक एंड बैलेंस रखता है चीज़ों के अंदर। कहीं ना कहीं हमें इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन जहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ करनी होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर फ़ंड रिलीव करता है। अब लेकिन क्या ये जो 6 लाख डॉलर हैं ये काफ़ी हैं? 18 करोड़ रुपए इन आवाम के लिए, इन लोगों के लिए क्या काफ़ी हैं? ये ना काफ़ी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर ये जोर तो दिया है
कि वो पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा भी करें और सलाह मुतासिरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे। देखिए, मुझे सबसे पहले जो अंदाज़ा है ना, जो पाकिस्तान का सबसे देरीना दोस्त है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, वो है चीन। अब आप देखेंगे कि कुछ ही वक्त के अंदर चीन की एंट्री होगी और चीन ने हमारे साथ उसी तरह खड़ा होना है जैसे 2008 में खड़े हुए थे, जैसे कि 2016 के अंदर खड़े हुए थे, जैसे कि अभी रिसेंटली जो सिंध में सैलाब आया था उसमें खड़े हुए थे। बहरहाल ये बहुत सारे इदारे हैं जो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट DGISPR की, जिन्होंने ये कहा है कि चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, आवाम के साथ हमेशा खड़े, कोई बातिल क़ुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। सैलाब के वक्त मैं दिन रात काम जो है वो कर रहा हूँ और सैलाब के वक्त ये भी बता रहे हैं अहमद शरीफ साहब कि दिन रात काम हो रहा है। हालत जंग हो या अमन हो, पाक फौज अवाम के साथ खड़ी है। DGISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ का काम भी जारी है। अब बात करते हैं पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, आज़ाद कश्मीर की। यहाँ पे फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। अब फ्लड यूनिट्स क्या हैं, ज़रा सा उन पर भी बात कर लेते हैं। फ्लड यूनिट्स के अंदर उन ट्रेंड याफ्ता लोगों को, उन ट्रेंड याफ्ता यूनिफॉर्म पर्सनस को रखा जाता है इस यूनिट के अंदर। उनको स्विमिंग भी आती है, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन भी आता है, उनको फाइटिंग भी आती है, उनको अपनी जान बचाने के साथ साथ मुश्किल हालात में, मुश्किल मामलात में जिन लोगों को रेस्क्यू करना है तो वो मॉनिटरिंग करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं उसी 1 से 2-3 मिनट के अंदर किस रास्ते से बचाया जा सकता है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, एक फैमिली बीच में डूब रही है, अब किस तरह से वहाँ रस्सी वहाँ तक पहुँचाई जाए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उल्टा रस्सी के ज़रिए कैसे उतरा जाए और फिर उनको भारी एक उनका वज़न होता है उन लोगों का, उनको उठाकर कैसे लेकर जाया जाए। ये इंतहाई महारत याफ्ता ट्रेंड फौजी होते हैं, यूनिफॉर्म ऑफिसर्स होते हैं जो इस वक्त फ्लड यूनिट का हिस्सा हैं। तो उन्होंने क्या कहा शरीफ साहब ने कि फ्लड यूनिट काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, पंजाब में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, आज़ाद कश्मीर में भी हैं। अच्छा, अब आर्मी इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, सिविल इंतज़ामिया भी मौजूद हैं, तमाम सड़कें क्लियर कर रहे हैं क्योंकि सड़कों पर जो पानी है ना वो बंद के ज़रिए, वो दरियाओं के बहाव के ज़रिए सड़कें पूरी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सड़क नहीं रही है, सड़क भी जो है वो दरिया का हिस्सा बन गई है। अब 104 सड़कें बताई गई हैं कि जो इस वक्त इदारों ने क्लियर करा ली हैं, सफाई हो चुकी है। उसमें शाराए क़राक़रम भी जो है वो दोबारा से खोल दी गई है, वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, वो भी अफेक्टेड थी, तो उसका भी असर अब पानी का जो वहाँ से ख़त्म किया गया। जबकि अहमद साहब ने कहा कि करतारपुर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा, करतारपुर जो रोड है, जो सड़क है, जो पिछली हुकूमत के अंदर इसका आगाज़ होता है करतारपुर बॉर्डर का, जिसमें सिख बरादरी यहाँ पर आती है और अपने जो इनके मजहबी पेशवा हैं उनके उर्स पर आती है, तो इसी तरह उस रोड को भी, उस सड़क को भी क्लियर कर लिया गया। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। जबकि सैलाब मुतासरीन में 225 टन राशन तकसीम कर दिया गया है। 20,000 से ज़ायद लोगों को मेडिकल की सहूलत फराहम कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एयर रिलीफ ऑपरेशन किए गए हैं। आई टॉक्ड अबाउट एयर रिलीफ ना, हवाई जहाज़ के ज़रिए यानी कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फ़ज़ाई निगरानी होती है, रेस्क्यू देखते हैं कि कहाँ रेस्क्यू कर सकते हैं, ऊपर से देखते हैं कि कैसे लोगों को जो है वो बचाया जा सकता है। फिर राशन भी जो सूखी ज़मीनें होती हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है, फिर लोगों को भी वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अब पंजाब के अंदर पानी ने जो तबाही मचाई है ना, दरियाओं में इस दिहाई का सबसे खौफनाक सैलाब, हर जानिब तबाही के मनाजिर उभरने लगे हैं। जबकि हेड कादराबाद को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 बंद तोड़ दिए गए हैं। अब ये बंद क्यों तोड़े गए? ताकि पानी का जो बहाव है ना वो इतना ज़्यादा है कि वो खुद उसको तोड़ता हुआ चले जाएगा और वो पानी को डाइवर्ट करने के लिए भी बंद तोड़े गए। मंडी बहाउद्दीन हो, अलीपुर छट्टा हो, इन मुकामात पर भी शिगाफ डाले गए बड़े बड़े, ताकि पानी को किसी तरह डाइवर्ट किया जा सके। जबकि इलाके इन दी एंड वी टॉक अबाउट पाक फौज ना, इलाके पाक फौज के हवाले जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, नोबडी कैन डू बेटर देन देम। ये आखिरी वो मामला होता है। पाक फौज जब आती है तो फिर वो रेस्क्यू मुकम्मल तरीके से किया जाता है। हेड मराला हो, खानकी हो, सियालकोट हो, ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि सियालकोट में शदीद सैलाबी सूरत से मुतअद्दिद बंद टूट चुके हैं। इन बंद को दोबारा से रिपेयर करना है, दोबारा से कंस्ट्रक्शन होनी है, दोबारा बनना है। जो लोग बेघर हुए हैं उनके घरों को बनाना है, उन रेस्टोरेंट्स को, उन बिल्डिंग्स को दोबारा बनाना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और ये अगले साल फिर ये साइकिल रिपीट होना है। तो ये चीज़ें ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि ये हर साल अगर रिपीट ही होना है तो इसको कैसे आप काउंटर कर सकते हैं। चनाब नगर है,
दरियाए चिनाब का जो हिस्सा है वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब उसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। नशीबी आबादियों को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और हिदायत भी जारी कर दी है। मरीम नवाज साहिबा, शी इज सच एन एक्टिव चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब गुजरात के अंदर दरिया चिनाब का शहबाजपुर के मुकाम पर बंद टूट गया। ये भी मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि ये बंद जो टूट रहा है ना, ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, जिसमें 2 बच्चे डूबकर जहाँ बाक हुए हैं। तीसरे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में कादराबाद सेम नाला पर इमदादी कश्ती सेम नाला पुल से टकरा कर उलट गई। कश्ती में सवार रेस्क्यू एहलकारों समेत दीगर अफराद को भी बचा लिया गया। अब ये जो रेस्क्यू एहलकार है ना, इनको भी मैं सल्यूट पेश करता हूँ यार। मतलब इतने मुश्किल हालात में अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे की जान बचाने का जज्बा, ये सिर्फ उन यूनिफॉर्म्स में आ सकता है, चाहे वो रेस्क्यू 1112 हो, चाहे वो NDA में हो, चाहे वो PDA में हो, चाहे वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो पाक फौज के जो रिलीफ कैंप्स लगे हैं, फ्लड यूनिट्स, उनके जो लोग हों। ये तमाम लोग बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मतलब सल्यूट है। लेकिन इतनी मुश्किल से, इतने कर्ब से इस वक्त लोग गुजर रहे हैं ना। और एक चीज़ और है, जो लोग पाकिस्तान टूर पर इस वक्त जाने की तैयारियां कर रहे हैं ना, उनसे खुदारा गुजारिश है कि आप इन इलाकों से दूर रहें। आप अपनी जान को इस वक्त मजीद मुश्किलात में ना डालें। इन लोगों के लिए जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनको मजीद मुश्किलात में ना डालें। मैंने एक वीडियो देखी, दरिया से तुगयानी की कैफियत सैलाब गुजर रहा है, बाकायदा पढ़े लिखे लोग पुल पर जाकर खड़े हो रहे हैं और अपने टिकटॉक्स बना रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं कि दरिया के अंदर जो सैलाब गुजर रहा है वो उसको हम मंजर कशी कर सकें, उसको हम कैद कर सकें अपने टिकटॉक के अंदर। खुदारा ऐसे ना करें, ऐसी पढ़ी लिखी और हथकंडे ना करें, क्योंकि एक तो होते हैं अनपढ़ लोग जिनसे आप ये तकाजा भी नहीं कर सकते कि भाई ये कोई अक्लमंदी की बात करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है जो लोग घरों में बैठे हुए हैं और अनपढ़ भी हैं गाँव देहात के अंदर, वैसी हरकतें नहीं करें। पढ़े लिखे लोग पुल पर जाकर, ब्रिज पर जाकर खड़े हुए, वीडियो आई है, अवाम का जम्मे गफीर है, जॉग और जॉग आ रहे कि यहाँ से सैलाब गुजरेगा, हम भी जरा सैलाब देखेंगे, सैलाब होता कैसा है, फ्लो होता क्या है। और वीडियोस आ रही है मंजर आम पर, लोग वहाँ खड़े में, नीचे से सैलाब जा रहा है, वो ब्रिज पे खड़े, खुदा ना खास्ता वो ब्रिज, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर वो टूट जाता है तो आपका क्या होगा, आपका क्या बनेगा। रेस्क्यू इदारे कितने परेशान होंगे कि जानबूझ के लोग अपने आप को जो है वो परेशानी में डालने, मुश्किलात में डालने। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। लेकिन ये पानी आ कहाँ से रहा है भाई? ये पानी आ रहा है भारत की जानिब से। पानी छोड़े जाने की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा संगीन है। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर बहुत अफसोस है। ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, जो मैंने जुमले अदा किए हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज के हैं, जिन्होंने सैलाबी सूरत हाल पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब किया। बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा जो है वो इजलास हुआ, उसके अंदर खिताब किया, चेयर किया इसको मरीम नवाज साहिबा ने, और ये कहा कि सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद पर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश है। एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। दरिया सतलज की बात करें, रावी की बात करें, चनाब की बात करें, ऊंचे ऊंचे दर्जों के सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं और आगे प्रेडिक्शंस भी कही गई हैं कि ये और ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे। आज की रात की अगर बात करें तो रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। ये पहले बता दिया था, मुकामात को खाली कराए, तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारियां रखेंगे, ये बता दिया गया। रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर दवाइयाँ हैं, ख़वातीन के लिए जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हैं, बच्चों के लिए जो वैक्सीन होनी चाहिए वो भी मौजूद हैं। रिलीफ कैंप्स के अंदर मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत भी फराम की जाएगी, ये भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी एक मसला और आएगा। वो मसला क्या आएगा? वो मसला ये आएगा कि जब ये सैलाबी कैफियत इंशाल्लाह से हम निमट जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगी, फिर बीमारियां शुरू होंगी, जो बारिश के बाद की बीमारियां होती हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, चाहे वो जो इंसेक्ट्स उनके काटने से होती हैं। और इस वक्त जो हायर ऑफिशल्स हैं, जो इस वक्त हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुश्तबा और डॉक्टर कदीर, उनकी तरफ से भी हमें ये आज जो है वो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमें ये पता चला है कि सिंध के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये डेंगू की कैफियत फैली हुई है। डॉक्टर कदीर तो बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं सिंध के अंदर, मुश्तबा जो है डॉक्टर साहब वो पंजाब को देख रहे हैं, पंजाब रीजन को। इन दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि जिस मेहनत के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और बहरहाल ये जो इस वक्त सिचुएशन है ना, आज मैं चाह रहा हूँ कि इसी के ऊपर बात करूँ, क्योंकि PDMA का भी ये जो इदारा है ना, ये इदारा ऐसा है कि एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है।
फिर प्रोविंशियल सोवरेनिटी के बाद यानी कि 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों की खुद मुख्तारी आ गई तो फिर एक इदारा डेवलप हो गया, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब पंजाब के अंदर पीडीएमए बहुत एक्टिव हुआ हुआ क्योंकि पंजाब हुकूमत काम कर रही है, रेस्क्यू कर रही है। पीडीएमए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी सूबे के बालाई हिस्सों के अंदर मॉनसून बारिशों के 9वें स्पेल, इट्स द 9th स्पेल, उसका अलर्ट जारी कर चुके हैं। 29 अगस्त 2 सितंबर तक, ये 29 से 2 तक पंजाब के बेशतर अजला के अंदर शदीद तूफानी बारिशों की जो पेशगोई की गई प्रोडिक्शंस हैं। अच्छा, इस बार महकमे मौसमियात की प्रोडिक्शन 100% सच चुकी हैं। अगर कहा था कि इतने मिलीमीटर बारिश होगी तो वो उतनी ही मिलीमीटर बारिश हुई है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें भी मुतवक्का हैं, जबकि पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर में भी बारिशों के इम्कान मौजूद हैं, अभी भी स्टिल मौजूद है। कैन यू इमेजिन के डीजीपीडीएमए इरफान अली काठिया ने भी सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट तो जारी कर दिए हैं और हिदायत जारी की है कि आपने बिल्कुल तमाम छुट्टियां मंसूख हो चुकी हैं, तमाम अमला इस वक्त घरों से वापस बुला लिया गया, कोई छुट्टी नहीं है। जो छुट्टियों पर गए हुए थे उनको भी वापस बुला लिया गया कि आपने अब सिर्फ रेस्क्यू का काम करना है, लोगों को इवैक्यूएट करना है। सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं है, रेस्क्यू से पहले सिचुएशन होती है इवैक्यूएशन की। जिस इलाके में सैलाब मौजूद है वो अगले इलाकों में भी जाना है, अगले गांव तक भी पहुंचना है, अगले शहर तक भी आना है। उस शहर को पहले से इवैक्यूएट कराया जाता है ताकि लोग अपने ज़रूरी कीमती सामान लेकर अपने घरों से निकलें और फिर दूसरे इलाकों की तरफ जाएं। जो ऊंचे इलाके हैं, जो ज़रा सा राइज, जो उनकी जो पहाड़ी इलाके समझ लें आप उसको, पहाड़ी ना भी समझें तो वो जो ज़रा ज़मीन से ऊपर इलाके हैं वहाँ पर सैलाब अब तक नहीं आ रहा है, तो उन इलाकों के अंदर ये ज़रा मुंतकिल कर रहे हैं। जबकि पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बाइस अगर मैं बात करूँ ना, ट्रेन सिस्टम, जो पटरियाँ हैं, वो स्केड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है। कराची से इस्लामाबाद जो जाने वाली ग्रीन टाउन को लाहौर तक महदूद कर दिया गया है, अब बस ये यहीं तक जाएगी। ग्रीन लाइन के मुसाफिरों को तेज़गाम में एडजस्ट किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि पटरियों से भी पूरा ज़ेरे आब आ चुकी हैं, वहाँ से भी सैलाबी रेल है कि खुदा न खास्ता ट्रेन की बोगियाँ खुदा न खास्ता कहीं ना पलट जाएँ। तेज़गाम को बरास्ता शादरा, सांगला और जो शांगला हिल है और शाहीनाबाद है, सरगोदा, रावलपिंडी पहुंचाया जाएगा। इसी तरह लाहौर सियालकोट के दरमियान चलने वाली जो सियालकोट एक्सप्रेस है वो भी मनसूख कर दी गई है। तेज़गाम जाफर एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस को भी बरास्ता लाला मूसा खानेवाल पहुंचाया जाएगा, जबकि ग्रीन लाइन और रहमान बाबा एक्सप्रेस को भी बरास्ता सरगोदा खानेवाल पहुंचाया जाएगा। अच्छा, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं इस वक्त और वो NTN का मॉर्निंग शो ज़रूर देखते हैं, तो उनके लिए ये खबर है कि भाई आप इन जगहों से गुजरेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट लाहौर, तो लाहौर से बरास्ता साहिवाल कराची जाने वाली भी जो तमाम ट्रेन से अपने मुकर्रर रास्ते से कराची पहुंचेंगी, उनके लिए कोई चेंजेस नहीं किए गए। भाई महकमा जो रेलवे है इस वक्त इस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि आपने बहुत से इलाकों को स्किप करना है, आपने कैसे ट्रेन को बदलना है। ये भी एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है कि किस तरह से ये पूरे आफत ज़दा माहौल के अंदर ये तमाम इदारे काम कर रहे हैं। इन तमाम इदारों का मैं इस वक्त बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी मुश्किल वक्त है। कराची का एक दिन जो था बारिश का, आप ये देखें कि पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में ये रोज़ाना की बुनियाद पर वो दिन देखे जा रहे हैं। यू जस्ट रिमेंबर कि कराची के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इस वक्त अगर मैं गुजरावाला की बात कर लूँ तो 350 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिस कदर बारिश थी, तबाही थी, वो अनकंट्रोलेबल थी, अनबीटेबल थी। इसको अब हमने सोचना होगा कि कैसे इस कैफियत से निकल सकते हैं। अब एक शख्स आ जाएगा बोलेगा डैम बनाएं, ठीक है, डैम बनाया जा सकता है। दूसरा शख्स बोलेगा कि जो टिम्बर माफिया है वो लकड़ियां ना काटने जाए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तीसरा शख्स आएगा मौसमी और क्लाइमेट चेंज है, मौसमी तब्दीली है, जो कार्बन ऑक्सीजन हैं, चीज़ें हैं, जो गैसेज हैं वो एमिट हो रही हैं, उनको कम किया जाए, ठीक है। ये भी नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आता है ये सारा मामला। बैठे सर जोड़ के तमाम सियासी जमातें फैसला करें कि व्हाट यू गोना डू, क्योंकि अगले साल सेम मंथ में, सेम डेट के अंदर ये कैफियत दोबारा आनी है जो मौसमी कैफियत है, इससे ज़रा निपटा जाए। बहरहाल ये थी सब मुल्क की सूरत हाल जिस पर बात की। अब ज़रा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है ना,
हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का भी किरदार बढ़ता चला जा रहा है। और आज हम एक ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि सेहत के हवाले से काफ़ी फ़ायदेमंद है। ज़रा सोचें तो, दिमाग लड़ाएं मेरी इस बात पर कि अगर आपको ये बताया जाए कि सिर्फ 10 मिनट से भी कम वक्त में आप टाइप 2 ज़ियाबितीज़ यानी कि जो डायबिटिक हैं टाइप 2 के, उसकी स्क्रीनिंग अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं 2 मिनट से भी कम अरसे में। मतलब ये कोई ख्वाब नहीं है जी, मैं सच कह रहा हूँ भाई। इस बात को अब प्रूफ कर दिया गया है, ये मुमकिन हो चुका है। हाल ही में एक ऐसी मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई गई जिसकी मदद से मरीज घर बैठे अपना टेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ की झंझट नहीं है, वो भी सिर्फ एक सादा सी टेस्टिंग किट और स्मार्टफोन के जरिए। इस सहूलियत को बरतानिया के कुछ इलाकों में आजमाइशी बुनियादों पर शुरू किया जा चुका है और जल्द ये दुनिया भर में दस्तयाब भी होगी। माहिरीन की अगर मैं बात करूँ, एक्सपर्ट्स हमेशा सबसे टॉप पर होते हैं, प्रायोरिटी के अंदर उनकी बात सुनी जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी सेहत के शोबे में एक इनकलाबी कदम साबित हो सकती है, क्योंकि ये न सिर्फ आसान तेज बल्कि इससे वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है। हर साल ज़ियाबितीज़ के इलाज पर अरबों पाउंड खर्च किए जाते हैं और इस नई ऐप की मदद से भी बर वक्त तशखीस भी मुमकिन हो सकती है और इंशाल्लाह होगी तशखीस बर वक्त, जिससे पेचीदगियों से बचा जा सकेगा। अगर मैं आपको माहिरीन की बात बताऊं तो माहिरीन क्या कहते हैं इस बारे में। माहिरीन का कहना है कि स्मार्टफोन के जरिए जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी स्क्रीनिंग सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली ला सकती है। वो कदम है जो पहले कभी मुमकिन न था और अब हर फर्द अपने सेहत पर, अपनी हेल्थ को खुद नजर रख सकता है, खुद मॉनिटर कर सकता है, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं आप, खासतौर पर ऐसी बीमारियों के मामले में जो खामोशी से जिस्म को मुतासिर करती हैं। मतलब आपको अगर शुगर है या नहीं है, आप उस एप्लीकेशन के जरिए अपनी सेल्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको शुगर नहीं है, कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा देर में जाकर पता चलती है कि वो शुगर हाथ से निकल चुकी होती है। वो शुगर इतनी मीठी हो चुकी होती है कि वो आपकी ज़िंदगी को खोखला बनाना शुरू कर देती है, आपके जिस्म को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देती है। अगर मैं डायबिटिक जैसे जो अमराज हैं उनकी जल्द तशखीस की बात करूँ, बर वक्त इलाज की बात करूँ, तो बहुत ज़रूरी होता है ये इस ऐप के ज़रिए हो जाएगा भाई। स्मार्टफोन अब सिर्फ राब्ते का ज़रिया तो नहीं रह गए, हमने देखा लोग उससे कमा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, AI इसके अंदर पूरा बिल्ट इन आ चुका है। अब ये जान बचाने का भी एक मौसर जरिया बनता जा रहा है। डायबिटिक जैसी बीमारी जो है वो अक्सर खामोशी से जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। आपके घरों में अगर खुदा ना खास्ता ऐसे कोई पेशेंट्स हैं जो ज़ियाबितीज़ के पेशेंट्स हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि आप एक जुमला ज़रूर सुनते होंगे कि जो शुगर है, जो ज़ियाबितीज़ है, ये इंसान को अंदर से खोखला करती चली जाती है। तो एक खामोश मर्ज़ है ये जो जिस्म को नुकसान बहुत हद तक पहुंचाता है। कोई ज़ख़म हो जाए, वो ज़ख़म मरने का नाम लेता, अब वो भी जल्दी पकड़ी जा सकेगी। क्यों? ये एप्लीकेशन आ गई है, आपने जस्ट एक सेलफोन उठाना है और सेलफोन उठाने के बाद उस एप्लीकेशन के अंदर ज़रा सा किट को इस्तेमाल करना है और 2 मिनट के अंदर, यानी कि विद इन 120 सेकेंड्स आपके पास ये रिजल्ट होगा कि आपकी शुगर किस लेवल पे खड़ी है। अगर आप पेशेंट हैं तब भी, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो तब भी आप रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्ता वार यानी कि वीकली या फिर मंथली आप चेक कर सकते हैं कि आपको शुगर तो नहीं हो रही है। क्योंकि लोग कहते हैं टेंशन से होती है, डिप्रेशन से होती है, एंजाइटी से होती है, ये हर शख्स के साथ है। इसके साथ ये एप्लीकेशन भी आपने साथ रख लेनी है। अब बहरहाल अस्पतालों की जो लंबी कतारें हैं, खून के नमूने हैं, रिपोर्ट के दिनों के इंतज़ार हैं, इन तमाम चीज़ों को अब आपने पसे पुश रखना है। और एक बड़ी मज़े की बात कि डॉक्टर रज़ा हैं, डॉक्टर कदीर हैं, डॉक्टर मुश्तबा हैं, डॉक्टर मज़हर हैं, डॉक्टर हुमायूं हैं, डॉक्टर अली हैं, डॉक्टर यासिर हैं, ये तमाम वो लोग हैं हमारे पैनल्स का हिस्सा कि जब हम कोई खबर बना रहे होते हैं तो हम उस खबर को इन डॉक्टर्स के पैनल से ज़रूर डिस्कस करते हैं कि भाई ये ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। तो इस खबर में इतनी ऑथेंटिसिटी है कि ये ऐप्स का तस्करा ये डॉक्टर्स आपस में बैठकर कर रहे होते हैं और अगर किसी को शुगर होती भी है तो उसको भी ज़्यादा ये बताते हैं कि आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। जैसे ही आएगी आपका होस्ट, आपका ये चैनल NTN न्यूज़ आपको बताएगा वो एप्लीकेशन है क्या, ताकि आप भी इस्तेमाल कर सकें। छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैंने आपसे वादा किया था कि आज आपकी स्किन के हवाले से बात होगी, आज आपके हेयर्स के हवाले से बात होगी, आज आपके नेल्स के हवाले से बात होगी, आज आपकी एंटी एजिंग, ये जो फाइन लाइन्स होती हैं जिसे आप झुर्रियाँ कहते हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कोई करोड़ों का इलाज नहीं है, कोई लाखों का इलाज नहीं है, हज़ारों हैं या फिर चंद सौ हैं। ये इलाज मुमकिन है, ये खूबसूरती बरकरार रखना भी मुमकिन है। डॉक्टर आएंगे हमारे पास, बड़ी प्यारी सी एस्थेटिक फिजिशियन है, वो ज्वाइन करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।